हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विकास और आज कहीं ना कहीं हम पढ़ने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस का लेजिस्लेटिव, जो कि हमारा कहीं ना कहीं आखिरी चैप्टर होने वाला है, क्योंकि हमारी जूरिस्प्रूडेंस की सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर जो आपने अभी तक जूरिस्प्रूडेंस की वीडियो नहीं देखी और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो भाई मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। जूरिस्प्रूडेंस की वीडियो जाके आप सारी देख सकते हो और अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हो कि भाई आपके मन में कोई भी डाउट है जूरिस्प्रूडेंस को लेकर। हम हर वीडियो ऐसे बनाते हैं आसान तरीके से, तो भाई हर किसी को समझ में आ जाए। मैं किताबी ज्ञान नहीं देता, मैं बिल्कुल ऐसे बताता हूँ कि जैसे भाई एक एक बच्चे की समझ में आए। कि किताबी ज्ञान तो देने को बहुत सारे लोग बैठे हैं, पर भाई जो रियल नॉलेज है वो कहीं ना कहीं इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर जो भाई बात करूँ मैं लेजिस्लेटिव की, तो इसका मतलब होता है विधायन। विधायन को मैं भाई पहले सिंपल से लैंग्वेज समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको कहीं ना कहीं किताब की लैंग्वेज समझाने का प्रयास करेंगे। तो दो तरह की लेजिस्लेटिव होती है, जैसे कि पहली होती है लोअर, जिसमें कहीं ना कहीं स्टेट के कानून बनाए जाते हैं, और जो दूसरी होती है वो होती है सेंटर, जिसमें कहीं ना कहीं देश के कानून बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो लेजिस्लेटिव यानी विधायन को। अगर इसके अर्थ की बात करूँ तो सबसे पहले अर्थ समझने से पहले आपको इसकी शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। विधायन, विधायन आखिर होता क्या है? विधायन जैसे कि इसमें अंग्रेजी में आप देखो तो इसका जो अर्थ है वो लेजिस्लेटिव। तो इसको कहीं ना कहीं जब लेजिस्लेटिव को आप समझते हो तो इसको दो भाग में समझना पड़ता है, यानी दो शब्दों में बांटना पड़ता है। लेजिस का मतलब होता है कानून या विधि, कानून या विधि, इसका मतलब होता है लेजिस का। और लेशियो का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना, निर्माण करना या बनाना। तो इसका मतलब होता है कानून या विधि बनाना या निर्माण करना, इसका मतलब ये होता है। और जो मैं परिभाषा की बात करूँ तो परिभाषा इसमें सबसे पहले ऑस्टिन दे रहे हैं। ऑस्टिन की भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अगर जो आपको लेजिस्लेटिव आता है तो भाई आप ऑस्टिन और सामंत की जो परिभाषा है वो आपको लिख के आनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। तो ऑस्टिन अपनी परिभाषा में कह रहे हैं विधायन का अर्थ है कानून निर्माण का प्रक्रिया। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि विधायन का जो अर्थ है, अब उसका मतलब क्या है कि विधायन का मतलब केवल ये है कि भाई वो कानून की जो निर्माण करेगा उसकी प्रक्रिया का जो करता है वो करता है कहीं ना कहीं संसद। आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए मैं संसद बता रहा हूँ, जो हमारे इंडिया से रिलेटेड होगी तो आप समझ पाओगे। दूसरे इसमें सामंत कह रहे हैं कि भाई कानून में जो वृद्धि और संशोधन या न्याय की निर्णय होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस लाइन में इन्होंने ये बता दी कि भाई सारी चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं हमारी विधायन करती है। तो भाई सबसे पहली लाइन जो है इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि कानून के निर्माण में व्यवस्था पालिका को इच्छा शामिल है, यानी अगर जैसे कानून का जो निर्माण कराते हैं वो व्यवस्था पालिका कराती है, यानी जैसे कि हमारी कोर्ट है, हमारी पुलिस है, और ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये कहीं ना कहीं व्यवस्था पालिका जो कहीं ना कहीं हमारे लॉज को इम्पोज करवाती है लोगों पे। तीसरा इसमें व्यवस्था पालिका द्वारा निर्माण कानून को ही विधायन माना जाता है, यानी अगर जैसे कोई कानून संसद द्वारा नहीं बनाया जा सकता तो कहीं ना कहीं विधायन भी जो हमारी जो कोर्ट है वो भी कानून बना सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है। तो भाई इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और ये हमेशा पूछी जाती है पेपरों में, जो मुझे लगता है। तो इसमें आप टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो भाई टाइप्स इसमें बताए गए हैं दो टाइप्स। सबसे पहला है इसमें सर्वोच्च विधायन यानी सुप्रीम पावर, यानी एक विधायन ऐसा है जिसमें भाई सुप्रीम पावर है, वो किसी भी तरह के कानून बना सकता है और किसी तरह के लॉज बना सकता है और कैसे भी इम्पोज करा सकता है। तो सबसे पहले इसमें ये बताया गया। सेकंड होता है अधिनिस्ति विधायन। अगर जो अधिनिस्ति विधायन को हम समझना है तो इसमें हमें 5 चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ेगा। सबसे पहला है उपनिवेशक विधायन। उपनिवेशक विधायन क्या होता है? उपनिवेशक विधायन ये होता है कि जैसे कि 1947 से पहले हम गुलाम थे, जिसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो कानून बनाता था उस पर हमें चलना होता था, और उनके जो कानून है वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल सिस्टम से बनते थे। कॉलोनियल सिस्टम से मतलब ये है कि उनका जो बनाने का तरीका था, पहले कहीं ना कहीं वो एक गवर्नर बनाते थे उनके, यानी जैसे आज हमारे स्टेट होते हैं तो उस समय उनके छोटे छोटे इलाके बटे होते और उनमें गवर्नर होते थे, वो कानून बनाते थे लोगों के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? उपनिवेशन विधायन। दूसरा इसमें कार्यपालिका विधायन। कार्यपालिका यही है कि आप संसद जो है वो कानून बनाती है और लोगों को कहीं ना कहीं उस पर चलना पड़ता है, क्योंकि जो भी बनाती है वो हमारे हित के लिए और हमारे अच्छे के लिए ही बनाती है। तो ये है इसका मतलब। तीसरा इसमें न्यायिक विधान है। तीसरा इसमें न्यायिक विधान। न्यायिक विधान क्या होता है कि जो कभी कभी कोर्ट भी कोई ऐसे कानून बना देती है जिसको लोगों को मंजूर करना पड़ता है और कार्यपालिका उस पर विधान नहीं बना पाती, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी उस पर एक अपना कानून बना सकती है। चौथा इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका। नगर पालिका क्या होता है? नगर पालिका आपने देखा होगा, जैसे जिनके साफ सफाई का सिस्टम, नगर पालिका पानी वानी जो आपके इलाके में साफ सफाई करें, नाली वाली ने साफ करें, तो इनका जो हेडक्वार्टर होता है उसको कहीं ना कहीं हम नगर पालिका कहते हैं। और हर स्टेट में, हर शहर में कहीं ना कहीं नगर पालिका होती है। आपके घर के बाहर वो आती होगी कि देखे होंगे आपने, जिसमें ये कहते हैं गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल, ये सब सिस्टम चलता रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नगर पालिका की चीज़ें होती हैं और नगर पालिका रूल बनाती है कि भाई आपकी गली से ये जाएंगे और आपकी गली में जो कचरा उठाएंगे और गाने बजाएंगे, ये सब नगर पालिका के रूल हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने रूल बनाती है अपने स्तर तक। स्वतः विधायन। स्वतः विधायन क्या होता है? स्वतः विधायन होता है जैसे कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है या यूनिवर्सिटीज़ है। यूनिवर्सिटी है जैसे कि हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी है, अब वो कुछ नियम और कानून बनाती है अपने स्टूडेंट के लिए, तो वो भी अपने स्तर पर बना सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई वो कानून नहीं बना सकती, बस कानून बनाने का संसद का है, नहीं, वो भी कुछ कायदे बना सकती है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप मार्क्स करो या आप
वो देने जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं चीटिंग ना करो। तो ये सब भी कहीं ना कहीं अपने स्तर पर रूल बनाते हैं। ये 5 सिस्टम थे जिनके बारे में जो कानून बनाते हैं कहीं ना कहीं वो ऊपर से लेकर नीचे तक, जो आपने हायरार्की पढ़ी होगी तो उसमें आप देखोगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक कानून जो बनते हैं वो इसी तरह से हमारे समाज में बनते हैं। अब कहीं ना कहीं इन 5 के बाद हम बात करते हैं इनके लाभ क्या हैं। अगर जो कानून बनाने पर क्या है तो इसमें हानि और लाभ भी तो होंगे। तो इसमें लाभ क्या होते हैं, जैसे लाभ इसमें अगर जो मैं लाभ की बात करूँ यानी एडवांटेज की बात करूँ तो इसमें कहीं ना कहीं नया कानून का निर्माण होता है। सबसे पहला है भाई इसमें कहीं ना कहीं नया कानून आता है और लोगों की कहीं ना कहीं जो परेशानियां वो दूर होती है। दूसरा है इसमें पुराने कानून का निरस्त होता है। जैसे कोई कानून है जो किसी को दुख दे रहा था या किसी को कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचा रहा था तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। तीसरा इसमें संशोधन, कहीं ना कहीं कानून में पूरी तरह से संशोधन किया जाता है कि भाई इसमें संशोधन कर दो और लोगों के जो परेशानियां उनको कहीं ना कहीं दूर कर दो। ऐसे बहुत से कानून हैं जिनमें संशोधन किया गया है, आप देख सकते हो। आगे की बात करें तो कानून में कुछ दोष भी दिखाई देते हैं। जैसे अगर जो मैं कानून की बात करूँ तो लॉ जब बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कठोर हो जाता है। जैसे अगर जो किसी की भावनाएं हैं उसके हिसाब से कानून नहीं चलेगा। कानून जो लिख दिया गया है वो कानून हो गया है, जो से किसी की भावना को कोई ठेस पहुंचा तो इसमें कोई दिक्कत ना है। तो इसमें कानून अधूरा होता है, यानी कानून जो है कहीं ना कहीं अधूरा होता है। वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं जो शब्द लिख दिए गए हैं उन पर ही स्थित होता है। ये ना राइट देखते ना रॉन्ग देखते, ये बस स्ट्रेट देखते हैं। तो स्ट्रेट चलो, ना इधर वाले लोगों की चिंता करो ना इधर वाले करो, बस स्ट्रेट चलो, इस अपना बस सीधे रहो। मतलब ये है कि अभी ये बीच में रखते हैं, ये बैलेंस रखते हैं, ये ना इधर वाले की चिंता करते हैं ना इधर वालों की, बस इन्हें अपने कानून बनाने से मतलब है। तो भाई ये चीज़ थोड़ी गलत लगती है मुझे। तो ये शब्द पे अधिक ध्यान देना, यानी एक एक शब्द पे अगर जो लिख दिया गया है उसमें, अगर उसमें लिख दिया गया है कि ये चीज़ गलत है तो वो गलत है, उसमें ये डिस्कशन नहीं किया जाता भाई ये किसकी नज़रों में सही है किसकी नज़रों में सही ना है। जैसे कि अब जल्लीकट्टू था जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। जल्लीकट्टू क्या है कि एक तमिलनाडु की कहीं ना कहीं एक रीति है जो वो पालन करते हैं। अगर तो जल्लीकट्टू की बात करें तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं उस पर बैन लगा दिया। तो भाई ये जल्लीकट्टू उनके लिए तो त्यौहार है ना, आपके लिए तो ये डेंजर है, कहीं ना कहीं उनके लिए त्यौहार है। तो भाई हर किसी का कहीं ना कहीं भावनाओं की कदर करनी चाहिए और लोगों के कहीं ना कहीं स्थिति देख के ही हर चीज़ को न्याय करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। भाई आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दियो, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट कर दियो और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर दियो लाल वाले बटन पर जाकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।